नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, UPSSC वीडियो री एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे यूपी जीके के। हालांकि वीडियो री एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, पर यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं पीसीएस लेवल से लेकर के आरओ एआरओ, इसके अलावा जो भी आपके वीडियो के हो गए, लेखपाल के हो गए, जो भी लोअर मेंस लोअर पीसीएस हो गया, जितने भी टाइप के एग्जाम होंगे, जैसे कि अभी वीपीओ की भर्ती आई हुई है, जैसे यूट्यूब पर वीडियो की भर्ती क्या प्रसारित किया जा रहा है, तो कोई भी एग्जाम हो, आपकी यूपी जीके के यही 500-600 प्रश्न होते हैं जो घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न अलग होता है, तो उसके लिए हम और 500 से ज़्यादा जो प्रश्न करेंगे, जब आगे जितना भी हम प्रश्नों को पढ़ पाएंगे तो वहां पर हम उन्हें कवर करा देंगे। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक। प्रीवियस वीडियो में हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के उपरांत आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूपीजीके करके प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उसमें जाकर के उन्हें देख सकते हैं। चलिए प्रश्न प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है या कहां स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कहां स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और मुझे लगता है कि जो भी यूपी जीके की तैयारी कर रहा है उसे ये तो पता ही होगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। जो सब्जियां आप अपने घरों में खाते हैं वो बनारस के गंगा जल से सिंचित करके तैयार की जाती है। ऐसे आप याद कर लीजिए, कुछ भी आप बनाइए अपने मन से और चीजों को याद कीजिए। चलिए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बरेली में, इज्जत नगर बरेली में यह अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, रटना पड़ेगा आपको, चाहे प्रश्नों के माध्यम से रटिए, चाहे लिस्ट बना करके रटिए, इनमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, फैक्ट्स हैं, टोटल याद करने पड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है सैफई में, लखनऊ में, मेरठ में या वाराणसी में? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपका लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, प्रश्न था, डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ था, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, और वहां हमने देखा था ये स्थित है आपका नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो न जाने कितनी बार पूछा गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी यानी मिर्गी का, पागल खाने का, ये सभी कहाँ पर स्थित है? मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगियों का जो स्वास्थ्य संगठन है वो कहाँ स्थित है? वो भी आपका आगरा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों मेरठ में, यानी 4 3 2 1। देखिए, एलिमिनेशन मेथड से भी आप जा सकते हैं कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 4 4 4 दोनों में है, फिर 3 3 दोनों में है, और ये होगा नहीं तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन आपको ये सारी याद होनी चाहिए दोस्तों, जरूर थोड़ी मैच दी फॉलोइंग में आवे। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ये तो मेंस का पेशर था तो इस तरीके से पूछा गया, वरना वीडियो के एग्जाम में तो मान के चलिए, देखिएगा अगर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर दिया तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपको सुमेलित करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम रायबरेली में, प्रयागराज में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका वाराणसी में। हैंडलूम का, हथकरघे का, ये सभी से काम कहाँ होता है? सिल्क की साड़ी जहाँ की फेमस है वाराणसी। बनारस की साड़ी, हालांकि सिल्क की साड़ी तो लखनऊ की भी फेमस है, लेकिन बनारस की साड़ी, वाराणसी साड़ी, हैंडलूम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? तो वो फेमस है वाराणसी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है? वाराणसी में है। वहीं भातखंडे संगीत संस्थान प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। भातखंडे संगीत संस्थान जो हमारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी, ये आपका प्रयागराज हो जाएगा, जबकि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रायबरेली में।
तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका बी में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है? कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारे संस्थान स्थित हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? देखिए आगामी निवेश परियोजना करके 2017 में पूछा गया था, तो अब तो इनमें से कुछ धरातल पे भी उतर आई होंगी। तो थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश परियोजनाएं हैं, जबकि डिफेंस पार्क शाहजहांपुर इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। हालांकि ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, पर उस समय करंट का ये प्रश्न था और मेंस में पूछा गया था। अब तो यूपीपीसीएस मेंस होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन उसमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये उस समय का प्रश्न है, तो थोड़ा टफ प्रश्न था। आप देख लीजिएगा, नजर मारना चाहें तो। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। देखिए पूछा गया प्रश्न है, फिर जो है आप मेंस का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी। तो आपके ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे यार ये तो पीसीएस मेंस का है, वीडियो री एग्जाम में कहाँ पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे डेट से पूछा जा सकता है आपसे कि वुमेन पावर लाइन की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो वो की गई थी 15 नवंबर सन 2012 को। नंबर में दोस्तों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 1090 है या 1009 है? वैसे तो ये 1090 ही है, तो मैं तो इसे कंफर्म करूंगा ही, आप भी एक बार कंफर्म कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? देखिए सारनाथ से हमें अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है और उस अशोक स्तंभ पर जो अशोक चक्र लगा था वो पास ही पड़ा मिला था, तो यानी थोड़ा खंडित अवस्था में भी है, लेकिन इसे इसलिए वहां पर रखा नहीं गया, इसे संग्रहालय में रखा गया है। तो बताइए कहाँ संग्रहालय में रखा है? जहां से ये प्राप्त हुआ है वहीं पास में एक म्यूजियम है, तो कहीं और रखने क्यों जाएंगे? सारनाथ संग्रहालय। आप सारनाथ घूमने जाएंगे तो सारनाथ स्तूप, धमेक स्तूप आप देखेंगे, सारनाथ का अशोक स्तंभ का वो स्थान आप देखेंगे और वहां पूछेंगे कि भैया यहाँ पे अशोक स्तंभ तो है नहीं, तो वो आपको बताएगा देखिए वो म्यूजियम दिख रहा है आपको सामने, उसमें जाकर के देखिए, वहां पे आपको अशोक स्तंभ भी मिल जाएगा, चक्र भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं वो आपको म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। तो आप उठ करके उस म्यूजियम में चले जाएंगे। तो सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ कहाँ रखा हुआ है? सारनाथ म्यूजियम में ही ये रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? इस तरीके से प्रश्न हो सकता है, ये इसी लैंग्वेज में पूछा गया प्रश्न था, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। तो इस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो ये मैं सोचेगा कहाँ कहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, नहीं, ऐसे ही पूछा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, आपको बताना ये कहाँ है, तो ये स्थित है लखनऊ में। चलिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद। अब बात करेंगे कुछ जनगणना से रिलेटेड प्रश्नों पर। देखिए इसमें ये मत कीजिए, मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूंगा, जनगणना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको सारे फैक्ट नोट करा दूंगा, पर आप ये सोचेंगे इसमें ये क्वेश्चन नहीं डाला, वो क्वेश्चन नहीं डाला, या ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, लैंग्वेज बदल गई है, दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर ये तो मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न करा रहा हूँ ना, तो अपनी मर्जी से तो प्रश्न डालूंगा नहीं, तो इसलिए मैंने उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में नहीं दिए हैं वो मैंने नहीं डाले, पर मैं आपको फैक्ट्स में नोट यहाँ पर जरूर कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अब देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी, लिख लीजिएगा आप एल की, लखीमपुर खीरी। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा होता है दोस्तों हापुड़। वहीं यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए आपसे, जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा हो जाएगा प्रयागराज, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा महोबा। तो आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो वो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। चलिए आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। देखिए पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है, लेकिन आपका काम उससे नहीं चलेगा,
आप साक्षरता दर से बनने वाले सभी प्रश्नों पर आप एक बार नज़र डालेंगे कि साक्षरता दर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए साक्षरता दर प्रदेश में है कितनी, प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो ये हो जाएगी दोस्तों 67.7%। अगर हम बात करें भारत की कितनी है, ये प्रश्न भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से ज़्यादा है या कम है, तो दोस्तों कम है। कितनी कम है, डिफरेंस माइनस में है यानी कम है, कितनी 5.3%। ये आंकड़ा थोड़ा याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर 73% है, जबकि प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, यानी कि भारत की साक्षरता दर से 5.3% कम है। 2011 में कितनी थी प्रदेश की साक्षरता दर, अभी तो 67.7% है। 2001 में कितनी थी, तो 2001 में थी 56.3%, यानी 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है अगर आपसे पूछ ले, तो 11.4% की वृद्धि हुई है। यदि आपसे पूछ ले पुरुष साक्षरता दर प्रदेश में कितनी है, तो ये जो 67 है ना, इसमें 10 जोड़ दीजिएगा, यानी लगभग 77% है। एक्चुअल आंकड़ा याद रखना चाहें तो 77.3%। यानी महिला साक्षरता दर आपसे पूछे तो 10 घटा दीजिएगा, यानी कि 57 हो जाएगी। 57 एग्जैक्ट पूछे तो 57.2%। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये सारी कहानी थोड़ी टफ लगे तो कम से कम साक्षरता दर याद कर लीजिएगा, प्रदेश की कितनी है, पुरुष कितनी है, महिला कितनी है और भारत की कितनी है। ये 4 प्रश्न तो दोस्तों याद करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 77.3%। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। देखिए, बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख, इन सभी में सर्वाधिक साक्षर पूछा जाए तो जैन। अब आप कहेंगे कि जैनों में ऐसा क्यों, देखिए ऐसा नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो सारे हिंदू तो नहीं पढ़ लिख सकते, तो जो नंबर है वो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि थोड़े साक्षर नहीं है। उसी प्रकार हिंदुओं के बाद मुसलमान हैं, मुसलमान के बाद सिख हैं, सिख के बाद ईसाई हैं, ईसाई के बाद कहीं जाकर के जैन आते हैं। प्रदेश में जैन बहुत ज़्यादा हैं नहीं, हालांकि जैनों से भी कम बौद्ध हैं, लेकिन बौद्धों की तुलना में जो प्रदेश में जैन हैं वो साक्षर ज़्यादा हैं। तो सर्वाधिक साक्षर कम्युनिटी अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऐसी स्थिति में जैन हो जाएगी। प्रतिशतता की तुलना में ज़्यादा है हो जाएगा, ये प्रतिशतता इसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि कम जनसंख्या है तो प्रतिशतता ज़्यादा हो जाएगी। तो जैन जो हैं वो सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है। देखिए, लिंगानुपात से प्रश्न बनते हैं, लिंगानुपात से। एक तो सबसे पहले लिंगानुपात बनता है कि प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, या 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है। बालक बालिकाओं में शिशु लिंगानुपात और नॉर्मल महिला पुरुष में लिंगानुपात। तो यदि लिंगानुपात की बात करें तो प्रदेश का लिंगानुपात है 912, यानी प्रदेश में 1000 पुरुषों के ऊपर 912 महिलाएं हैं। जबकि यदि मैं भारत का लिंगानुपात आपसे पूछ लूं तो भारत का लिंगानुपात है आपका 943, यानी प्रदेश का लिंगानुपात भारत की तुलना में कम है। वहीं यदि मैं आपसे प्रदेश का शिशु लिंगानुपात पूछूं तो ये हो जाएगा आपका 902। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछूं आपसे मैं तो वो हो जाएगा दोस्तों जौनपुर। कितना है जौनपुर का, 1024। कितना है, 1024। जगह GVMB 1024 में करते हैं ना, तो वहां से याद कर लीजिएगा। यदि शिशु लिंगानुपात वाला सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला पूछूं तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है और कितना है, 950। तो शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बलरामपुर में है और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जौनपुर में है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902, और पुरुष लिंगानुपात कितना है, मतलब प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912, और भारत का लिंगानुपात कितना है, 900
43। तो ये प्रश्न बनते हैं ना, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पूछा है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 902। देखिए इस वीडियो में टाइम लगेगा क्योंकि जनसंख्या के जुड़े हुए फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। देखिए महिला आबादी, वैसे तो होना ये चाहिए कि पुरुष और महिलाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा ना 1000 पुरुषों पर 912 ही महिलाएं हैं। 912 महिलाएं, तो कितनी महिलाएं टोटल हैं प्रदेश में? तो 47.71% महिलाएं हैं, यानी लगभग 48% महिलाएं प्रदेश में हैं, 52% पुरुष हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। देखिए 912 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, इसको कहते हैं लिंग का डिफरेंस, लिंगानुपात। तो ये जो अनुपात है, ये अच्छी बात ये है कि ये घट रहा है धीरे धीरे, बढ़ना नहीं चाहिए। 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हो जाए, 1000 पे 1500 महिलाएं हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। 1000/1000 का रेशियो होना चाहिए। तो किस ईयर में लिंगानुपात सर्वाधिक रूप से घटा था, किस दशक में सर्वाधिक रूप से घटा था, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बात तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1991 से 2001 के दौरान सबसे ज्यादा घटा था। चलिए, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। देखिए प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि भी 1991 से 2001 में ही देखी गई थी। यानी लिंगानुपात तो घटा, लिंगानुपात का विभेद, सॉरी लिंगानुपात नहीं, लिंगानुपात का विभेद तो घटा, यानी डिफरेंस तो घटा, पर जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर भी सबसे ज्यादा 1991 से 2001 के बीच में ही देखी गई थी। चलिए अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। देखिए एससी एसटी के बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रदेश में सर्वाधिक एसटी कहां पर है या एससी कहां पर है, तो सर्वाधिक एसटी अगर मैं पूछूं आपसे कहां पर है तो ये हो जाएगा सोनभद्र में। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एससी कहां पर है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीतापुर। सबसे कम एसटी कहां है? बागपत में, कुल 14 मिले थे सन 2011 में, और सबसे कम एससी भी बागपत में ही है। यानी एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, एससी सीतापुर में, सबसे कम एसटी हो या एससी दोनों ही बागपत में हैं। और परसेंटेज के हिसाब से अगर एसटी देखा जाए तो वो भी सोनभद्र में ही सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक सांद्रता भी आपकी सोनभद्र में ही मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। देखिए जो नगर निगम है ना 17, उनमें बात हो रही है, और उन नगर निगमों में भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं? तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ के बाद आपका कानपुर हो जाएगा, कानपुर के बाद गाजियाबाद, वाराणसी नहीं है तो ये रहा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, और गाजियाबाद के बाद आगरा हो जाएगा। यानी यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जनघनत्व पूछ रहा है, सर्वाधिक जन घनत्व, तो सर्वाधिक जन घनत्व कहां पर है? तो सर्वाधिक जन घनत्व है गाजियाबाद में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ 3971 लोग निवास करते हैं। जबकि सबसे कम जन घनत्व पूछे तो वो हो जाएगा ललितपुर का, न्यूनतम लिख लीजिए इसको, न्यूनतम, यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में 242 लोग ही निवास करते हैं। यहाँ सर्वाधिक पूछा है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? चर्चा हमने कर ली, 912 लिंगानुपात हो गया, जबकि 902 शिशु लिंगानुपात हो गया। 950 शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? बलरामपुर का, जबकि 1024 लिंगानुपात कहाँ का है? जौनपुर का। तो यहाँ लिंगानुपात पूछा है आपसे, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 912। चलिए आगे चलते हैं।
2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक नगरीय आबादी किस जनपद की है, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी प्राप्त होती है हमें गाजियाबाद में, क्योंकि सर्वाधिक आबादी तो प्रयागराज की है, पर प्रयागराज में ग्रामीण आबादी ज़्यादा है नगरीय आबादी की तुलना में। तो नगरीय आबादी कहाँ की ज़्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी गाजियाबाद की। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का प्रदेश में तीसरा स्थान है। देखिए सबसे ज़्यादा मिलते हैं हिंदू, फिर मिलते हैं आपके मुस्लिम, उसके बाद कहीं नंबर आता है सिखों का, और फिर आता है आपका ईसाई का। इसके बाद हमें प्राप्त होते हैं जैन, और फिर मिलते हैं बौद्ध, और जो भी अन्य धर्म के लोग बच गए पारसी वगैरह वो सब इसमें। तो सबसे ज़्यादा हिंदू पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पे ईसाई, पांचवें नंबर पे जैन, छठे नंबर पे बौद्ध। देख लीजिएगा कौन सा पूछा है आपसे, तीसरा पूछा है तो तीसरा हो जाएगा सिखों का। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सिख। चलिए आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। देखिए उच्चतम साक्षरता की बात हो रही है, 67.7% साक्षरता दर है प्रदेश की, जिसमें से सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। और न्यूनतम कहाँ की है, न्यूनतम भी पूछ सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की, जबकि सर्वाधिक कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। तो यहाँ तो ऑप्शन में आपका गौतम बुद्ध नगर है ही नहीं दोस्तों, तो हमें देखना पड़ेगा उसके बाद। गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है, देखिए फिर आपको आगे के याद होने चाहिए। गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कानपुर नगर। तो आपको कानपुर नगर मिल रहा है ना, तो वही कर दीजिए। अदरवाइज कानपुर नगर के बाद औरैया आता है, फिर इटावा आता है, और फिर गाजियाबाद आता है। तो फिर उस स्थिति में आपको गाजियाबाद करना पड़ेगा। मुझे कानपुर नगर नज़र नहीं आया था, शायद मैं ढूंढ रहा था गौतम बुद्ध नगर को, तो कानपुर नगर है। वैसे आगे की आप याद लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ज़्यादा याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं आपको। आपके एग्जाम में आप शुरू का टॉप का याद रखेंगे तो चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा याद रख लीजिए। तो इटावा गाजियाबाद, क्योंकि ऐसी लिस्ट फिर देखें तो बहुत बड़ी हो जाती है ये। फिर ऐसे तो साक्षरता दर के 5 जिले देखिए, जनसंख्या के देखिए, न्यूनतम के देखिए, तो 4, यहाँ एक याद नहीं होता स्टूडेंट से, तो 4-4, 5-5 तो उनके लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। लेकिन ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है ये जरूर याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक साक्षरता दर है, सबसे कम है श्रावस्ती की, दूसरे नंबर पे आ जाता है कानपुर। इसी प्रकार श्रावस्ती के बाद देखा जाए तो फिर बलरामपुर आता है न्यूनतम में दूसरे नंबर पे। चलिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा ना अच्छे से आप याद कीजिएगा। देखिए मैं आपको ना साक्षरता वाले जिले बता देता हूँ, ये पुरुष, ये स्त्री, और ये ओवरऑल। यहाँ पर एक लिखिए आप सर्वाधिक, और यहाँ लिखिए न्यूनतम। बात हो रही है किसकी, साक्षरता दर की। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा आपका, न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों में भी कोई दिक्कत नहीं है, गौतम बुद्ध नगर ही है, यहाँ पर भी श्रावस्ती है। महिलाओं में भी बात की जाए तो श्रावस्ती ने तो अपना ओहदा बरकरार रखा है, लेकिन सर्वाधिक वाली महिला वाला बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कानपुर नगर। और जो अलग हो जाते हैं ना दोस्तों, उन्हें ज़्यादा विशेष तौर पे याद किया कीजिए। यानी अब आपसे पूछ लेगा स्त्रियों, महिलाओं का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखिए पुरुष का पूछ लिया, महिलाओं का हालांकि पूछा नहीं है, पर पूछ सकता है। और ऐसी स्थिति में आप गौतम बुद्ध नगर करके आ जाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, श्रावस्ती, तीनों में ठीक है, लेकिन महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा कानपुर। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में भी करा चुका हूं। पहले अब आपका क्या काम है, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए हम देखते हैं आगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद निम्न में से कौन सा है? तो हमने देख लिया सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, कानपुर नगर। ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर है, पुरुषों में भी गौतम बुद्ध नगर है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद आता है औरैया, औरैया के बाद आता है इटावा और फिर आता है गाजियाबाद। हालांकि ये मेंस या प्री वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर याद कर लीजिए और अगर और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे कानपुर नगर आता है, वो याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप देख लीजिए आंसर कौन सा मिल रहा है, गौतम बुद्ध नगर। यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कानपुर नगर दोनों में मिल रहा है, औरैया भी मिल रहा है और फिर इटावा, गाजियाबाद से पहले इटावा आ जाता है, यानी यही है। दोस्तों ये थोड़ा टफ प्रश्न है, मेंस वगैरह का ये प्रश्न है, मैं यहाँ पर लिखना छूट गया मुझसे, अदरवाइज मैं आपको बता देता कि ये कब आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, बिल्कुल अभी अभी हमने देखा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया, देवरिया था क्या या जौनपुर था? 1024 किसका था? जौनपुर। देवरिया तो शिशु लिंगानुपात में भी नहीं था, बलरामपुर था शिशु लिंगानुपात में 950। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका था? गाजियाबाद का। न्यूनतम जनघनत्व किसका था? ललितपुर का। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर, नहीं, हमने देख लिया कौन सा था, लखनऊ था। यानी हमारा पहला भी गलत है, सॉरी दूसरा गलत है और चौथा गलत है। यानी हमारा कौन कौन सा सही है, पहला और तीसरा। एलिमिनेशन मेथड से भी जाएंगे तो उत्तर निकाल सकते हैं, एक दो फैक्ट नहीं भी पता होगा तब भी। चलिए 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या, शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। देखिए घुमा फिरा के कितनी बार पूछा है, 902। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर कितना, 950। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर 1024। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुनिए। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर थी, सर्वाधिक जनसंख्या थी आपकी प्रयागराज में। कहाँ पर थी? प्रयागराज में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता था मुरादाबाद। तो इतना भी आपको पता है, केवल 2 भी पता है, तो देखिए आप उत्तर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं कि इसके बाद आएगा गाजियाबाद और फिर आएगा लखनऊ। हालांकि लखनऊ नहीं, आजमगढ़ आता है, बीच में एक और आता है, वो आपके प्रश्न में नहीं दिया गया, एक और आता है आजमगढ़ और फिर आता है लखनऊ। तो प्रयागराज, मुरादाबाद और आपका ये हो जाएगा गाजियाबाद और फिर प्रश्न लखनऊ। प्रश्न के हिसाब से लखनऊ है, वैसे एक आजमगढ़ भी आता है बीच में। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, न्यूनतम है श्रावस्ती में। देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है इसलिए मैंने यहाँ डाले हैं आपको दिखाने के लिए कितनी बार पूछा गया है घुमा फिरा के। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका 16.5% देश की जनसंख्या में निवास करता है। सर्वाधिक बच्चे निवास करते हैं, बिल्कुल सर्वाधिक बच्चे भी यही हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं भी यही हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे भी यही हैं, सबसे ज़्यादा SC भी यही हैं, सब कुछ यही है। तो देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला भी सही है, बी भी सही है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसकी दशकीय वृद्धि दर 20.02% है। भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। इसका लिंगानुपात कितना है? 912। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। तो गलत हो गया आपका सी। चलिए आगे चलते हैं।
2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, 5वां थोड़ी है दोस्तों, 4था है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी पहला आपका गलत हो गया तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा आपको चाहिए ही चाहिए तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। औसत से अधिक था या कम था? कम था दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये भी जो है गलत हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये ठीक हो जाएगा। यानी आपका दूसरा सही है और चौथा सही है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता? देखिए सबसे कम में तो श्रावस्ती बैठा हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन यहां नहीं बैठा। ऑप्शन में आपको श्रावस्ती नजर ही नहीं आया। तो श्रावस्ती के बाद किसका नाम आता है? फिर आता है बलरामपुर का, वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद नाम आता है बहराइच का, वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। इसके बाद नाम आता है बदायूं का, वो भी नजर नहीं आ रहा। फिर 5वें नंबर पे कहीं आता है रामपुर। आपको याद इतना रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए मेंस का है, मेंस तो टफ होगा कि नहीं होगा। और आप दे रहे हो वीडियो री एग्जाम, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो श्रावस्ती याद कीजिए, दूसरे नंबर पर ज्यादा से ज्यादा बलरामपुर याद कीजिए, आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये तो मुझे लगता है यहीं रट गया है, गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लखी नगरों की संख्या, यानी ऐसे कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा ऐसे नगर कितने हैं। 7 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? महोबा। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। देखिए अभी 2021 में ही यूपी आरओ का पेपर हुआ था, हालांकि वो बहुत टफ पेपर था दोस्तों। वहां आपसे पूछ लिया कि जनसंख्या तो ठीक है आपकी जितनी भी है, इसमें कार्यशील यानी वर्किंग लोग कितने हैं। तो चूंकि उठा के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 32.9% लोग व्यक्ति उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के वर्किंग हैं, यानी कार्यशील की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ कला संस्कृति के आए हुए प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, तो बिल्कुल बिरजू महाराज किस लिए हैं? कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्या बजाया करते थे? शहनाई बजाया करते थे। जाकिर हुसैन वाह ताज, सबने ऐड देखा होगा, तो वो तबला बजा रहे थे कि हारमोनियम? तबला बजा रहे थे, तो यही गलत हो गया। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1926। बहुत डिटेल से मैंने आपको भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय पढ़ाया है, जो मैंने मॉक टेस्ट लिए थे यूपीजीके के 7-8 मॉक टेस्ट जो कराए थे, उसमें आप देख लीजिएगा। हालांकि ये जैसे ही 500 प्रश्न हो जाएंगे तो हम मॉक टेस्ट को आगे कंटिन्यू रखेंगे।
उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। अगर दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ पूछ ले तो दोस्तों कौशाम्बी हो जाएगा, जबकि सारनाथ, देवी पाटन और कुशीनगर बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। सुमेलित कीजिए। बिरहा, बिरहा दोस्तों भोजपुरी का गीत है। कजरी आपका अवधी का है। पमारा आपका बुंदेलखंड का है, जबकि रसिया आपका ब्रजभूमि में गाया जाता है, यानी 1 2 4 3। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली के विकास के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कासगंज में एक स्थान पड़ता है पटियाली। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, 8 सुल्तानों को उन्होंने कार्यकाल देखा। कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की, जिसमें से एक है क़िरान-उस-सदाइन। इसके अलावा मिफ्ताह-उल-फतूह, खज़ाइन-उल-फतूह। मेडिएवल हिस्ट्री का प्रश्न है ये, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पर बहुत डिटेल से। क़िरान-उस-सदाइन, मिफ्ताह-उल-फतूह, खज़ाइन-उल-फतूह। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी दोस्तों नीह सिपिर हो गई, नूह सिपिर। एक उनकी आशिका हो गई। एक और है, 6 किताबें हैं। एक है तुगलकनामा, तुगलकनामा। तो ये 6 पुस्तकें आप याद रखिएगा अमीर खुसरो की। चलिए, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। सितार मिश्रण है। सितार देखिए दोस्तों पूछा गया है, सितार वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र होता है। वीणा, वीणे के साथ तंबूरे को मिला करके जिसका निर्माण किया गया वो कौन सा है? वो है आपका सितार। यानी सितार कैसे बनता है? जब वीणा में तंबूरे को जोड़ देंगे तो बनेगा सितार। चलिए आगे चलते हैं। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य? देखिए कर्मा जनजातियां पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर एक बार कर्मा को देखेंगे। तो कर्मा एक जनजातीय नृत्य है, लेकिन इसको याद ऐसे कीजिए कि यदि कर्म करोगे तभी तो माया मिलेगी, माया मिलेगी तभी तो सोना मिलेगा। तो कर्मा कहाँ गाया जाता है, या कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो सोनभद्र में किया जाता है। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? आला, आला लोकगीत कहाँ का है? महोबा का। आला उदल चंदेल वंश के थे। परमर्दी देव चंदेल के यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से वीरतापूर्वक लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, पर उससे पहले इन्होंने कई वीरतापूर्वक युद्ध लड़े हैं। बुंदेलखंड में आला उदल नाम के गीत गाए जाते हैं, महोबा से ये जुड़े हुए हैं। बिरहा, बिरहा दोस्तों कन्नौज का नहीं है बल्कि कहाँ का है? पूर्वांचल का है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। जबकि रसिया बरसाना में और कजरी मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में गाया जाता है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो महादेव को देखिए या माता सरस्वती को देखिए, या तो होगा महादेव का डमरू या माता सरस्वती की वीणा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वो हो जाएगा उत्तर वीणा। तो वीणा रखिएगा, डमरू मत याद कर लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ याद कराने के लिए बताया। वीणा माँ सरस्वती। उस्ताद विसायद खां, सुमेलित करना है दोस्तों आपको। उस्ताद विसायद खां ये सितार के से जुड़े हुए महान हस्ती हैं, जबकि फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच की कलाकार हैं। सितारा देवी के बारे में यदि हम बात करें तो सितारा देवी जुड़ी हुई हैं कथक के साथ में, जबकि जतिन भट्टाचार्य किसके हैं? सरोद के। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न मैं यूपी जीके के आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए करा चुका हूँ। अगले वीडियो में फिर 50 प्रश्नों के साथ मैं शीघ्र आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप क्या कीजिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि जितना चिंता मुक्त रहेंगे उतना पढ़ पाएंगे। तनाव लेकर के याद आपको नहीं होगा। और तनाव से मुक्त होने का क्या तरीका है? अथर्व एजुकेटर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटी सी मुस्कुराहट आपके ऊपर आएगी और तनाव मुक्त आप हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।